हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था, एमपीपीएससी प्री के लिए जो मेन सब्जेक्ट है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे प्राचीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, इनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगी। आप केवल वही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो ये जो प्राचीन इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनका रिवीजन कर लीजिए। करीब 200 प्रश्नों का ये संग्रह है। फिर ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम ऐसे ही मध्यकालीन, आधुनिक, भूगोल, विश्व भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र के कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लोह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। ये बहुत प्राचीन इतिहास का है, पुरापाषाण मध्य पाषाण काल का ये क्वेश्चन है। तो लोहे के लोहा जो के धातु के प्रचलन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि भारत के किस स्थल की खुदाई में लोह धातु के प्रचलन के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। लौह धातु के कहाँ से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। सूती कपड़े के कहाँ से मिले हैं, सूती कपड़े के मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में है, ये लरकाना ज़िले में। पाकिस्तान के सिंध में लरकाना ज़िला है, वहाँ पे मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी। तो कहा कि अभी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के सिंध के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, और कब हुई थी, 1922 में। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ की वेदियाँ प्राप्त हुई हैं, तो यज्ञ की वेदियाँ प्राप्त हुई हैं लोथल और कालीबंगा से। यज्ञ की वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, लोथल और कालीबंगा से यज्ञ की वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, दोनों ही जगह, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो राजस्थान से यहाँ काली चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। और दोनों जगह से, लोथल और कालीबंगा से, ये बंदरगाह भी कहा जाता है हड़प्पा काली लोथल को। तो लोथल और कालीबंगा दोनों से ही यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर। ये भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ऐसे हरा करके याद कीजिएगा, हा से हड़प्पा, रा से रावी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते हैं, मातृ देवी की करते हैं, प्रकृति देवी की करते हैं, और स्वास्तिक की उपासना करते हैं। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, वहीं से नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। इतिहास के जनक कौन थे, इतिहास के जनक थे हेरोडोटस। कौन थे इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक थे हेरोडोटस। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर, तभी मैंने बताया था, लोथल था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, दजला फरात नदी घाटी में। ये नदी याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। कहाँ पे, दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। हड़प्पा की सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा की सिंधु स्थल के बाद सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है सर जॉन मार्शल ने। किसने दिया, सर जॉन मार्शल ने दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी उसकी नगरीय व्यवस्था। उसकी नगरीय व्यवस्था उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, नगरीय सभ्यता। तो दोनों ही में से कोई भी आए, नगरीय व्यवस्था, नगरीय सभ्यता ही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर अभी हमने पढ़ा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्वास्तिक था वो किसे प्रदर्शित करता था, तो वो सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता था। किसको, सूर्य उपासना को। सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, अभी हमने पढ़ा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा, तो मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग करना सीखा था तांबे का। किसका प्रयोग करना सीखा मनुष्य ने सबसे पहले, तांबे का।
हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को सिंध बाग या मृतकों का टीला कहते हैं? ये भी याद रखिएगा, सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं और मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? सिंधु सभ्यता का संबंध है आद्य ऐतिहासिक काल से। किससे? आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब जिसका लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। कालीबंगा बहुत प्राचीन काल को बोलते हैं। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटडा कहाँ पे है? तो कालीबंगा है राजस्थान में, मैंने पहले बताया था। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है। हड़प्पा पंजाब में है पाकिस्तान के। सुरकोटडा कहाँ पे है? गुजरात में है। सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। ये हमने पढ़ लिया है। हड़प्पा के जो विशाल टीले हैं उनका ध्यान सबसे पहले किसने उस तरफ ध्यान गया था कि यहाँ पे टीले बने हुए हैं, ये टीलों की तरफ ध्यान, टीलों को माउंट्स बोलते हैं, इनकी तरफ ध्यान किसका गया था? चार्ल्स मैसन का गया था। फ्रेंड्स, जो मेरे प्री के नोट्स हैं इतिहास के, उसमें आपको ये पीछे 1000 प्लस फैक्ट मिल जाएंगे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के, साथ ही 1000 वस्तुनिष्ठ भी मिल जाएंगे। और मेरे जो भूगोल के, पॉलिटी के और अर्थशास्त्र, उनमें भी इसी प्रकार से वन लाइनर फैक्ट और प्लस वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए हों तो आप लोग वहाँ से ये जल्दी से रिविज़न कर लीजिए। इनमें से ही आपके क्वेश्चन फंसना है, जो 1000 प्लस वन लाइनर है और 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव है इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र के, इनको लगा लीजिएगा। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है व्हीलर तथा गार्डन का। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, कथन किसका है? व्हीलर और गार्डन का है। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्खनन में जो गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ कहा गया है उनकी मोहरों को। किनको कहा गया है सर्वोत्तम कलाकृतियाँ? उनकी मोहरों को। मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। किसके? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नागरिक और व्यापारिक प्रधान थी। अगला है किस वेद का, अब ये वैदिक काल आ गया, किस वेद का संकलन संगीत पर आधारित? वेद जो हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो इसका संकलन किस संगीत पे, कौन सा वेद आधारित है? तो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय सामवेद। तो याद रखिएगा, संगीत पर आधारित है सामवेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का तो या से याद रखिएगा यजुर्वेद और या से याद रखिएगा यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? मंत्री परिषद कहलाती है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती है। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों ने लोहारगिरी या लोहे का उपयोग नहीं किया था। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में है और सावित्री को समर्पित है। फ्रेंड्स, आप हमारी टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 100 टेस्ट है, अभी ऑफ़र में है और 10,000 प्रश्नों का संग्रह है। कैसे टेस्ट है ये मैं आपको वीडियो बता ही रही हूँ। रोज़ मैं एक टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट का वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि अगले प्री के लिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रीलिम्स के नोट्स हैं, तो आगे टॉपिक पूरा कवर है, फिर पीछे वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव है। मेंस के पैकेज के साथ अब 25 के बाद मेंस का जो नोट्स का चार्ज है वो बढ़ने वाला है, प्री और मेंस दोनों का। तो आप अगर अभी आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो आप 500 या 1000 रुपये देकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जब भी आपके पास पेमेंट आए आप अपना पूरा चार्ज देकर डिलीवरी करवा सकते हैं।
क्योंकि कोरोना के कारण कॉपी का चार्ज और कुरियर चार्ज दोनों ही बढ़ गया है, पेज का चार्ज बढ़ गया है। तो अब ये सभी चीज़ महंगी हो गई है, तो आप अभी अपना बुकिंग करा सकते हैं। मेंस के नोट्स के साथ आपको टोटल जो बुकलेट मिलेंगी वो 47 मिलेंगी। इसमें चाहे तो आप 8 जो बुकलेट है पुराने पेपर की वो ना लेके 39 बुकलेट भी ले सकते हैं। 39 बुकलेट में 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी तथा 27 फाइल आपको 5 मार्क्स और 11 मार्क्स की मिलेंगी। इसके साथ भी आपको बेनिफिट मिलता है, 25 पेड ग्रुप मिलते हैं इन सब के साथ, मेंस के साथ। इस पेड ग्रुप में आपको जब भी हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसके बाद कंटिन्यू आपको हर ग्रुप पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का है, वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। करंट से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो दिए जाएंगे। तो आप हमारे मेंस के पैकेज ले सकते हैं। फ्लो चार्ट सहित हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं। किस वेद में जादू टोने का अध्ययन है? अथर्ववेद में। सूर्यदेव गायत्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। सूर्यदेव गायत्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद संहिता में है। आर्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आर्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडोक उपनिषद से। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। ऋग्वेद में निष्क क्या है? निष्क एक हार है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर है? रावी पे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? लोथल। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। जैसे सिंधु सभ्यता शहरी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबंधित? सूक्त जो थे सर्वाधिक वो किसको थे? तो सबसे ज़्यादा सूक्त थे, सबसे ज़्यादा उपासना इंद्र और अग्नि को की गई है। गाय किस काल में महत्वपूर्ण धन था? ऋग्वैदिक काल में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में। निष्क कहाँ पहनते थे? गले में। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया? ऋग्वेद को ब्रह्मदेव कहा गया। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया? धन्या कहा गया गाय को। अस्तो माँ सदगमे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आके सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। कहाँ आए थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल सोम को समर्पित है। कौन सा? नवा मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? परुष्णी नदी के तट पर। कहाँ पे? परुष्णी नदी के तट पर। प्राचीन भारत में निष्क किसे जानते थे? स्वर्ण आभूषण के नाम से जानते थे, तो गले में पहनते थे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। याद रखिएगा, कपिल मुनि द्वारा कौन सी प्रतिपादित की गई थी दार्शनिक प्रणाली? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा की गई थी। और जो न्याय मुनि दर्शन है, न्याय मीमांसा है, वो गौतम मुनि द्वारा की गई थी। कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का संबंध किससे है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड है। कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ पे है? विनय पिटक में। पहली, दूसरी तथा तीसरी तथा चौथी बुद्ध संगीति कहाँ हुई? पहली संगीति हुई थी गिरिव्रज में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में। पहली कहाँ हुई थी? गिरिव्रज या राजगृह बोलते हैं जिसको, तो पहली गिरिव्रज या राजगृह में हुई। तो ऐसे याद रखिएगा, पहली संगीति में राजा के घर हुई थी। पहली संगीति राजगृह में हुई या गिरिव्रज में हुई, दूसरी वैशाली में हुई। दूसरी कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके सन बताइएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी संगीति किस काल में हुई। ये किस किस के समय आए जो थे ये तो मैंने बता दिया है, किसके काल में हुई ये बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता
मिलता है और मैं वीडियो लेके आती हूँ। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। वर्धमान को महावीर या जिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने दुख और सुख पर विजय पा ली थी। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? सुधर्मण बना। कौन बना? सुधर्मण। भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? अशोक के प्रयत्न से बना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला व्याख्यान कहाँ दिया था? सारनाथ में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? आरंभिक बौद्ध साहित्य जो लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं से संबंधित है क्या है? जातक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खली गौसाल। कौन था? मक्खली गौसाल था। जैन धर्म ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत। बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली थी और जैन की प्राकृत थी। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे? जब दक्षिण भावी हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और वो भद्रबाहु के साथ जो कि जैन गुरु थे दक्षिण भारत चले गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडलग्राम में। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। भारत सरकार द्वारा ये हमने पढ़ लिया है। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो अशोक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाया था। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की? चंद्रगुप्त ने की थी भद्रबाहु से और अशोक ने की थी उपगुप्त से। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से और अशोक ने उपगुप्त से। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के थे। महायान बौद्ध धर्म के थे। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन विद्वान कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। खारवेल कहाँ के शासक थे? खारवेल कलिंग के शासक थे। फ्रेंड्स, इसकी PDF मैं आपको शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी एक बार, और उससे भी रिवाइज कर लीजिएगा। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्रोटस तथा एंड्रोकोटस बोला है। क्या? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने प्रयोग किए? इंडो ग्रीक ने। किसने किए? इंडो ग्रीक ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? वो कौन सा था? मेगास्थनीज था। कौन सा था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फायान आया था। कौन आया था? फायान आया था। यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। गंगा और सोन के संगम पर किला किसने बनाया? गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बना है और पाटलिपुत्र को उदयन ने बनवाया था। किसने? उदयन ने। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई? पांड्य शासकों के संरक्षण में। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में किसके काल में विभक्त हुआ था? कुषाण काल में हुआ था, चौथी संगीति के समय। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अभी हमने पढ़ा था कि राजगृह में, गिरिव्रज राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के काल में। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर कहाँ का शासक बना? मैसेडोनिया का। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है उसको क्या बोलते हैं? अजातशत्रु। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक किसके थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके शासनकाल में गांधार कला फली फूली? कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? पण था। मौर्य काल में क्या था विनिमय का माध्यम? पण। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी उज्जैन।
चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते थे। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से किसका उल्लेख मिलता है? वसुदेव का। किसका? वसुदेव का। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जानते हैं? अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? पहला फारसी शासक था डेरियस प्रथम। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे? चंद्रगुप्त मौर्य के। यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज ने। पटना में पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने। किन नदी के संगम पर? गंगा और सोन। सम्राट अशोक महान, जिसने लगभग 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, किसने कहा था? कौटिल्य ने। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, किसने कहा था? ये कौटिल्य ने कहा था। नंदवंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट कौन थे? नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। अंतिम सम्राट थे घनानंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी? गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली कहा गया। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का वध किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई किस नदी के किनारे की? झेलम के। तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण से संबंधित है। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे? झेलम के तट पर लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? झेलम के तट पर। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक शासन किया, कहाँ थी राजधानी? पाटलिपुत्र। चित्रों में पतलून जैसे पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? कनिष्क था। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? परुष्णी नदी के तट पर। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कौन सी शैली बनी? गांधार। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्या हत्याई थी और अंत भी उसका हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। किस शासक के समय सर्वाधिक हूणों के आक्रमण हुए? स्कंदगुप्त के समय। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया? हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग, वांग हुनसी, इत्सिंग तथा फायान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। सबसे पहले चंद्रगुप्त के समय आए थे फायान, फिर हर्ष के समय आया था हेनसांग, फिर आया था वान हुनसी और फिर आया था इत्सिंग। भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था? फायान था। कौन था? फायान था। एहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है? एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय की कीर्ति का विवरण देता है। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? गरुड़। किस राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई? गुप्त राजवंश के शासकों की। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, याद रखिएगा। भगवान धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण की भागवत धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में करते हैं? तो भागवत धर्म के अनुयायी करते हैं विष्णु के अवतार के रूप में। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था? हूणों के आक्रमण के फलस्वरूप, जो स्कंदगुप्त के समय ही आरंभ हो गए थे। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं? गुप्त काल। तीर्थयात्री जो आए थे हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके काल में किया? हर्षवर्धन के। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक महान ने। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? गरुड़। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुजरात में गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये थे वस्त्र उत्पादन से। आर्यभट्ट क्या था? एक खगोलवेत्ता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया? फायान आया। अजंता की गुफाएं किसके समय बनाई गईं? गुप्त काल के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए कौन आया? फायान। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कौन को कहते हैं? समुद्रगुप्त को। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे मध्यकालीन और आधुनिक भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र का बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। अगर 40+ कमेंट इस चीज़ के लिए रहते हैं तो मैं इसके आगे के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ट्रेडिशनल, सबके वीडियो बना दूंगी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था।
वैसे तो श्रीगुप्त को बोला जाता है, लेकिन जो वास्तविक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्तकालीन रानी कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की थी। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलती है? महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय। वह स्तंभ कहाँ है जहाँ पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण मिलता है? प्रयाग में है। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया? यशोवर्मन ने। चोल राजाओं का शासन कहाँ से था? तमिलनाडु से। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। याद रखिएगा, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा का जो कैलाश मंदिर उसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने कराया था, और ये राष्ट्रकूट थे। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस का शासक को देशद्रोही का संज्ञा दिया गई? कन्नौज के जयचंद को। महाबलीपुरम किसके शासनकाल से संबंधित है? पल्लवों के। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों द्वारा। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज था। महाबलीपुरम किसके शासनकाल से संबंधित है? पल्लवों के। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? चोल वंश के राजा ने। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीवरम थी। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाए? चंदेल वंश ने। भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से। किस वंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल राज्य की स्थापना हुई? कांची के पल्लव वंश के ध्वंस अवशेषों पर। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? 7वीं ईस्वी में। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? वातापी। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय ने। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में उसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। खजुराहो किसकी धार्मिक राजधानी रही? जेजाग भुक्ति के चंदेलों की। महाबलीपुरम किसके का शासनकाल से संबंधित है? पल्लवों के। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया? चोल वंश के। ग्रामीण स्वायत्तता किस संबंध से संबंध? चोलों की ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है वर्तमान पद्धति से मिलती है, तो ये उन्हीं की ही विशेषता थी। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चोल वंश के राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। महमूद गजनबी का किस मंदिर पर आक्रमण उल्लेखनीय रहा? सोमनाथ के मंदिर पर। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन कब आरंभ हुआ? 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने पर। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। अंतिम आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर का धन जो था लूटना था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया? पल्लव शासकों ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? बंगाल के। कैलाश की जो एलोरा के मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों ने बनाया। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये पल्लव वंश के थे। किस पाल वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। 800 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग होता है? ब्राह्मण युग। याद रखिएगा, 800 से 600 ईसा पूर्व का कौन सा है? ब्राह्मण युग। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये टॉप 200 प्लस क्वेश्चन थे। ऐसे ही मध्यकालीन और आधुनिक के भी मैं आपको करवा दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट PDF आपको वहाँ पे मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।